जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर 4 का चैप्टर 8 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है व्यवस्था सिद्धांत के विषय में। इसके पहले हमने 7 चैप्टर्स के माध्यम से 7 आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, आपका सिलेबस का टॉपिक हमने बता दिया है। आपकी सभी क्लासेस यहाँ पर कराई जाएंगी, जो कि आपको पहले से पता है। अगर आपने नहीं देखी हो पिछली क्लासेस तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर 4 क्लासेस के नाम से। अन्य सभी पेपर जो हैं उनकी भी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, और यह सिलेबस पेपर 4 जो है आपका जल्दी ख़त्म कराया जा रहा है। डेली क्लासेस आती हैं तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। वहां पर जो है आपको नोट्स भेज दिए जाते हैं। कुछ लोग जो टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं, लड़कियां या लड़के जो भी, वो अगर व्हाट्सअप चैनल यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक उन्हें दिया गया है। तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं व्हाट्सअप चैनल पर भी सेंड कर दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं व्यवस्था सिद्धांत के विषय में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कमेंट करके जो भी डाउट रहे वीडियो के लास्ट में, वीडियो को देखने के बाद जो भी डाउट आपके मन में रहे वह पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। तो व्यवस्था सिद्धांत आखिर क्या होता है? व्यवस्था सिद्धांत को जो है आधुनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यवस्था सिद्धांत जो है उसे क्या कहा जाता है? आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है, जिसे 1920 में जीव वैज्ञानिक लुईन वॉन वर्ट लैम्फ्री द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है। तो 1920 जो है एक वैज्ञानिक हैं, जीव वैज्ञानिक, जो कि लुईन वॉन वर्ट लैम्फ्री हैं, उन्होंने प्रतिपादित किया हुआ है, जिसे राजनीति विज्ञान के विद्वान जो है डेविड एंस्टन जो हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम के माध्यम से उपयोगी बताया हुआ है। जिसके प्रबल समर्थक कौन कौन है? टॉलकॉट, पार्सन्स, हर्बर्ट साइमन, वनार्ड फॉलेट, वाइडनर इत्यादि विद्वानों ने किया हुआ है। इन विद्वानों ने जो है समर्थन किया हुआ है। इसके अर्थ और विशेषताओं की बात करें तो व्यवस्था दृष्टिकोण वह पद्धति है जो समस्त सामाजिक विज्ञानों में एकता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यह व्यवस्था को केंद्र बिंदु माना जाता है। इसीलिए वर्ट लैम्प्री ने क्या कहा है? व्यवस्था अंतर क्रियाओं में निहित तत्वों का समूह है। व्यवस्था क्या है? अंतर क्रियाओं में निहित तत्वों का एक समूह होता है। प्रोफेसर एसपी वर्मा क्या कहते हैं? व्यवस्था में वस्तुओं या तत्वों के समूह का एक ऐसा स्वरूप समाहित है जो विशिष्ट संरचनात्मक संबंधों, निश्चित प्रक्रियाओं के आधार पर परस्पर अंतर क्रियाशील तथा संबंधित रहते हैं। ये तो बात हो गई उसके अर्थ की। विभिन्न विद्वानों ने क्या बताया हुआ है, व्यवस्था क्या होता है, व्यवस्था सिद्धांत के अर्थ को उन्होंने समझाया हुआ है। व्यवस्था सिद्धांत की मान्यताओं की बात करें तो उसमें पहला जो मान्यता है वह है औपचारिक संरचना। औपचारिक संरचना जो क्या होती है? व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार यह संगठन को प्रभावित करने वाले केवल एक परिवर्तनशील तत्व हैं जो औपचारिक संगठन को निर्धारित करते हैं, उसके कार्यों को विभक्त, समन्वित, नियंत्रित करती है। दूसरा क्या है? अनौपचारिक संरचना। यह संरचना प्रत्येक व्यक्ति, समूह तथा उनके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम उपनियम बनाता है, जिसे उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी टीम बनाई जा रही है, कोई भी संगठन, कोई भी समूह बनाया जा रहा है, उसमें जो भी नियम बना दिए जाएंगे, जो कोई कार्य किया जा रहा है, मान लीजिए किसी एक कार्य को करने के लिए संगठन बनाया गया, तो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कुछ नियम बना दिए गए उच्च अधिकारियों के द्वारा। तो उस नियम को प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना पड़ेगा, जो भी संरचना उसमें बनाई जाएगी। ये बात हो गई। तीसरा क्या है मान्यता में? तीसरा है परिवर्तनशील तत्व। संगठनों के संचालन के लिए प्रत्येक व्यक्ति संसार का व्यवहार जो है अलग अलग होता है। कोई भी संगठन हो उसमें व्यक्ति अनेक होंगे, तो अलग अलग व्यक्तियों का जो है अलग अलग व्यवहार होता है, और परिवर्तनशील तत्वों के रूप में वह कार्य करते हैं। उनके बीच अंतर बहुत गहरे भले न हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अलग व्यक्तित्व होता है, और हर एक के पीछे उनके परिवार के द्वारा दी गई विशिष्ट संस्कारों की एक परंपरा होती है, जिसका ध्यान प्रत्येक प्रशासक को रखना अनिवार्य है। आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जैसे कि ये कोई टीचर है, वह पढ़ा रहा है, आपके पूरे क्लास को पढ़ा रहा है, 10 बच्चे हैं उसमें, लेकिन टॉपर उसमें एक ही होता है। पढ़ा जो टीचर रहा है वही सभी बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन उसमें एक टॉपर बन जाता है। कैसे? उसका एक अलग व्यक्तित्व है, उसका एक अलग ज्ञान है, एक जानने की इच्छा, पढ़ने की एक प्रकार से उसके तरीके अलग हैं, इसलिए वह टॉपर बन रहा है। उसी प्रकार
कोई भी समूह हो, कोई भी संगठन हो, उसमें विभिन्न सदस्य होंगे और सभी का जो एक प्रकार से व्यक्तित्व होगा, व्यवहार होगा, वह अलग अलग होगा। उनके पीछे जो है विशिष्ट संस्कार उनके परिवारों द्वारा, परंपरा उनके परिवारों द्वारा एक प्रकार से रहते हैं, जिसका ध्यान जो है प्रत्येक शासक को रखना अनिवार्य होता है कि कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र में आगे जा सकता है, क्या उसके व्यवहार से, उसके व्यक्तित्व से झलक रहा है कि उसे किस कार्य में रखा जाए और उस कार्य को वह बहुत बेहतरीन ढंग से चलाए। ऐसा ध्यान कौन रख सकता है? प्रशासक ही को रखना चाहिए। चौथा है तकनीकी व्यवस्था। तकनीकी व्यवस्था में मशीनरी तथा उपकरण शामिल होते हैं जिनके द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। किसी भी टेक्नोलॉजी को क्यों ना अपनाया जाए, यदि कंपनी में काम करने वाले लोगों से उनके व्यवहार जाने जाएँ, तो कौशल का उनके साथ तालमेल बनाया जाए, तो प्रशासन अपने निर्धारित तथ्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रौद्योगिक संगठन की औपचारिक संरचना को प्रभावित करती है, जिन्हें प्रबंध तंत्र उस संगठन को चलाने के लिए अपनाया है, चाहे वे तरीके लोकतांत्रिक हो या हो सत्यवादी। जैसे कि कोई भी कार्य हो रहा है, उसमें तकनीकी मशीनों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्योंकि वह कार्य को आसानी कर देते हैं और समय घटा देते हैं। तो क्यों ना हम उन तकनीकी मशीनों का यूज करें और उसमें जो एक प्रकार से जानते हों उस मशीनों को प्रयोग करना, उसमें जो निपुण हों उनका प्रयोग किया जाए। पांचवा है बाहरी पर्यावरण। वास्तव में संगठन अलग अलग स्थिति में कार्य नहीं करते, उन पर बाहरी दुनिया के दबाव से प्रभावित होना पड़ता है, जैसे कि सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, राजनीति, प्राकृतिक, मानव संसाधन और आर्थिक ढांचा इत्यादि के मेल से बाहरी पर्यावरण बनता है। प्रशासक के कार्य का एक अंग है जो परिवर्तनशील तत्वों को इस प्रकार एकीकृत करना ताकि संगठन के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। जैसे कि किसी भी स्थान पर कोई कार्य करने के लिए एक संगठन बनाया गया, तो वहाँ की जो संस्कृति है वह उस पर एक प्रकार से दबाव डालेगी, मतलब वहाँ की संस्कृति के हिसाब से कार्य होना चाहिए। शिक्षा वहाँ की किस प्रकार है, सभी एक प्रकार से शिक्षित हैं तो कार्य को जल्दी समझेंगे, जल्दी करेंगे। अगर वह अशिक्षित हैं, उन्हें समझने में देरी लगेगी, कार्य को समझाने में देरी लगेगी। और मानव संसाधन वहाँ क्या उपलब्ध हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या उपलब्ध हैं, ये सभी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? बाहरी पर्यावरण बनाती हैं। और बाहरी पर्यावरण जो होता है वह एक प्रकार से दबाव डालता है। अगला हम देखेंगे व्यवस्था सिद्धांत जो है उसके प्रकार के विषय में। यह दो प्रकार के होते हैं, एक है बंद व्यवस्था, एक है खुली व्यवस्था। तो बंद व्यवस्था क्या होती है? इस व्यवस्था में बाहरी वातावरण से कोई अंतर्क्रियाएं नहीं करती हैं। ऐसी अवस्था में कठोर तथा अस्थायी प्रकृति की होती हैं, जिसमें सूचना बंद कर वांछित परिणाम प्राप्त करते हैं। अर्थात सूचना को एक प्रकार से वह खुद जानते हैं, मतलब एक प्रकार से सार्वजनिक नहीं करते हैं, गुप्त रूप से उसको रखते हैं और उसका परिणाम जो है हासिल करते हैं। दूसरी है खुली व्यवस्था। यह व्यवस्था बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है। इसके अध्ययन में उन सभी संभावित प्रभावों को देखा जा सकता है जो कि वातावरण के द्वारा व्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं। उस व्यवस्था की मान्यता है कि सभी जीवित व्यक्ति, पेड़ पौधे, चल अचल मानवीय संगठन खुली व्यवस्था के एक प्रकार से उदाहरण माने जाते हैं। व्यवस्था सिद्धांत की हम विशेषताओं की बात करें तो व्यवस्था दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? पहला है व्यवस्था प्रत्येक भाग पर परस्पर आत्मनिर्भर होते हैं, ये एक दूसरे के प्रेरक होते हैं। व्यवस्था एक प्रकार से जैसे कि कोई व्यवस्था संरचना बनाई गई है, तो जब वह एकता में काम करेंगे, एक होकर काम करेंगे, तो वह एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे, परस्पर आत्मनिर्भर तो रहेंगे ही और एक दूसरे के लिए वह प्रेरक का भी कार्य करेंगे। दूसरा है व्यवस्था अनेक उपव्यवस्थाओं में बटी रहती है। अर्थात जैसे एक बड़ा संगठन बना, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग छोटी छोटी उपव्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, अलग अलग संगठन बनाए जाते हैं। तीसरा है व्यवस्था और बाहरी पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो कि हमने आपको समझाया। चौथा है व्यवस्था गतिशील प्रक्रिया के कारण पूरी व्यवस्था पर प्रभावशाली होती है। उपयोगिता की बात करें तो इसका पहला उपयोग है, इसका किसी भी विषय या विज्ञान की शाखा में प्रयोग हो सकता है, जैसे कि इस व्यवस्था सिद्धांत का। दूसरा है इसके माध्यम से व्यवस्था के विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंध स्थापित होते हैं। तीसरी उपयोगिता क्या है? यह व्यवस्था उसके पर्यावरण तथा उनके आपसी व्यवहार को समझने में सहायक है। चौथा है लोक प्रशासन में संगठनों की अध्ययन विश्लेषण में यह बहुत उपयोगी है।
और इसके मूल्यांकन की बात करें, व्यवस्था सिद्धांत के मूल्यांकन की हमने विशेषता देख ली है, अर्थ देख लिए, इसकी मान्यताएं देख ली, इसके प्रकार देख लिए, और लास्ट में हम इसका मूल्यांकन करेंगे। जो है व्यवस्था उपागम का सामाजिक विज्ञानों में भरपूर प्रयोग किया गया है, फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं। कौन कौन सी? पहला है, यह उपागम केवल मध्ययन की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है जो वास्तविकता से परे है। दूसरा है, यह उपागम एक दूसरे के अंगों के मध्य संबंधों को बता सकता है, लेकिन संबंधों की गहराई बताने में यह सक्षम नहीं है। इस प्रकार से आपने जो है व्यवस्था सिद्धांत को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया। जो भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब अवश्य दिया जाएगा। वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। नोट्स हमने बताया टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाता है, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। जो भी एक प्रकार से आप जानना चाहें या कमेंट में यहाँ पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर आप अवश्य वहाँ पर देखिए, आपके लिए एक डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है, या कुछ भी भेजा जाता है उसमें आपको कमेंट करने का एक प्रकार से टेलीग्राम चैनल में भी आपको सुविधा दी गई है कि जैसे कोई बात बताई गई उसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके वह भी पूछ सकते हैं। कोई अन्य जानकारी लेना चाहते हैं तो वह भी पूछ सकते हैं। यह वीडियो आपकी हुई समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।